हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीतिक विज्ञान की महामैराथन क्लास, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी रहने वाली है। सभी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास जा सके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, अर्थ, नाम एवं अध्ययन क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव समाज में शक्ति, शासन, राज्य और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था, नियम और प्रशासन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विज्ञान इन्हीं व्यवस्थाओं को समझने और समझाने का कार्य करता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, पारंपरिक दृष्टिकोण से अर्थ, प्राचीन ग्रीक विचारकों विशेषकर प्लेटो और अरस्तु ने राजनीतिक को राज्य तथा उसके उद्देश्यों का अध्ययन माना। अरस्तु ने राजनीतिक को राज्य की सर्वोच्च कला कहा और इसे नैतिकता एवं अर्थशास्त्र से जोड़ा। प्लेटो ने इसे न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था का विज्ञान बताया। अर्थ है इसका, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य सरकार तथा अधिकार, नागरिकता, कानून, नीतियों और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है इसका, आधुनिक दृष्टिकोण से अर्थ, आधुनिक विचार राजनीतिक विज्ञान को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखते, वे इसे सत्ता और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। मार्गनोथ, इंस्टन आदि ने अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने लिए आवंटित मूल्य तय करता है। निष्कर्ष है इसका, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समाज में शक्ति के प्रयोग, नीति निर्माण, प्रशासन, राज्य व्यवस्था और नागरिकों के संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान का नाम। राजनीतिक विज्ञान को इतिहास में विभिन्न नामों से जाना गया है। पहला है राजनीतिक, पॉलिटिकल्स, ग्रीक शब्द पोलिस नगर राज्य से बना। प्रारंभ में अध्ययन का केंद्र नगर राज्य था। दूसरा पॉइंट है राजशास्त्र व राज्यशास्त्र। भारत में राजनीतिक को लंबे समय तक राजशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत चर्चा मिलती है। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, आधुनिक काल में इसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मान्यता मिली और इसका नाम पॉलिटिकल साइंस रखा गया। निष्कर्ष, नाम चाहे राजनीति हो, राजशास्त्र हो या राजनीतिक विज्ञान, सभी का उद्देश्य राज्य और सत्ता संबंधों का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में विद्वानों ने मतभेद है, फिर भी इसकी प्रकृति निम्न रूप में समझी जा सकती है। इसका पहला पॉइंट है सामाजिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान समाज और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए यह सामाजिक विज्ञान है। इसका दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक स्वरूप। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अवलोकन, तुलना, सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण आदि वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, अतः इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका व्यवहारवादी प्रकृति। 20वीं सदी के बाद राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ा, जिसके कारण यह मानव व्यवहार को वास्तविक परिस्थितियों में देखकर समझा। चौथा पॉइंट है मानव एवं अनुभवात्मक दोनों। पहला पॉइंट है इसका मानव, आदर्श राज्य, न्याय, समानता, अधिकार आदि का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है अनुभवात्मक, वास्तविक राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं व्यवहार का अध्ययन। इसका पांचवा पॉइंट है गतिशील एवं
परिवर्तनशील पर राजनीतिक विज्ञान बदलते सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार लगातार विकसित होता है। इसका निष्कर्ष है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति सामाजिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक, व्यवहारिक तथा गतिशील है। इसका चौथा पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र का पहला पॉइंट है राज्य, जो कि स्टेट। राजनीतिक विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, तत्व, उद्देश्य और प्रकारों का अध्ययन करता है, जैसे संप्रभुत्व, नागरिकता, राष्ट्र आदि। दूसरा पॉइंट है सरकार, गवर्नमेंट। सरकार की संरचना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके अधिकार, कार्य और पारस्परिक संबंध इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसका तीसरा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। लोकतंत्र, समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, न्याय, समानता, स्वतंत्रता आदि विचारों को सिद्धांतों का अध्ययन। चौथा पॉइंट है सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक संरचना, नीति निर्माण, योजना, लोक सेवा, प्रशासनिक कानून आदि। पांचवा पॉइंट है तुलना परक राजनीति, विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस आदि। छठा पॉइंट है इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रों के बीच संबंध, युद्ध, शांति, कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं का अध्ययन। सातवां पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार, मतदान, व्यवहार, जनमत, राजनीतिक दल, चुनाव, नेतृत्व आदि आधुनिक राजनीति के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। आठवां पॉइंट है संविधान एवं कानून, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, कानून निर्माण प्रक्रिया आदि भी राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। इसका निष्कर्ष है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक फैला है। यह सत्ता, शासन, नीतियों और जन व्यवहार को समझाने वाला व्यापक विज्ञान है। 5 नंबर उपसंहार। राजनीतिक विज्ञान मानव समाज का अनिवार्य विज्ञान है। यह राज्य सरकार, कानून, नीतियों तथा शक्ति संबंधों का वैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति सामाजिक और वैज्ञानिक है तथा इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। आधुनिक युग में राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य तक सीमित न रहकर सामाजिक निर्णय प्रक्रिया और मानव व्यवहार का भी गहन अध्ययन करता है। अतः यह आज के समय का एक जीवंत, परिवर्तनशील और अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का विकास क्रम प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक स्पष्ट करते हुए इसके अध्ययन की बदलती प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। उत्तर देखते हैं। उत्तर है राजनीतिक विज्ञान का विकास क्रम और अध्ययन की बदलती प्रवृत्तियाँ। राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसका स्वरूप समय के साथ व्यापक, गहन और अधिक वैज्ञानिक होता गया। मानव समाज, शासन व्यवस्था, राज्य की प्रकृति और शक्ति संबंधों में हुए परिवर्तनों के अनुरूप इसके अध्ययन की विधियों और विषय क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। संक्षेप में इसका विकास क्रम इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है प्राचीन काल में राजनीतिक विज्ञान। इसकी मुख्य विशेषता है अध्ययन का केंद्र राज्य, शासन और नैतिकता था। इसका दूसरा पॉइंट है मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की कल्पना और सद्गुणों पर आधारित शासन को स्थापित करना था। राजनीतिक को दर्शन, नैतिकता, धर्म और कानून से अलग स्वतंत्र विज्ञान के रूप में नहीं देखा जाता था। शासन का स्वरूप मुख्यतः राजतंत्र अथवा ओलिगार्की था। इसलिए अध्ययन राज्य व्यवस्था और शासक के गुणों पर केंद्रित था। इसके मुख्य विचारक एंड परंपराएं। ओके, ग्रीक परंपरा, प्लेटो, अरस्तु। चलो तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3,
राजनीतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं न्यायशास्त्र के परस्पर संबंध का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। उत्तर है इसका राजनीतिक विज्ञान मानव समाज में सत्ता, शासन, निर्णय निर्माण तथा संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है, परंतु सत्ता और शासन को समाज, अर्थव्यवस्था, इतिहास तथा विधि व्यवस्था से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ परस्पर निर्भर और अतः विषयक संबंध है। नीचे इन संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसका पहला पॉइंट है परस्पर संबंध। इसके भी 4 पॉइंट है, तो इसका भी पहला पॉइंट है वितरणात्मक राजनीति। संसाधनों के आवंटन की राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए आर्थिक सिद्धांत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति। सरकारों के राजनीतिक उद्देश्य आर्थिक नीति और प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट है पब्लिक चॉइस थ्योरी। आर्थिक तर्कसंगतता का उपयोग राजनीति व्यवहार को समझाने में होता है। 4 नंबर है विकास और राज्य राजनीति स्थिरता आर्थिक विकास से जुड़ी है। इसका आई थिंक दूसरा पॉइंट या दूसरा कोई भी हेडिंग मान लो आलोचनात्मक दृष्टि। इसके भी 3 पॉइंट है। अर्थशास्त्र राजनीतिक निर्णयों को स्वार्थ उन्मुख व्यवहार से समझाता है, जबकि राजनीति में मूल्य, विचारधारा, पहचान जैसे तत्व की प्रभावी होती है। आर्थिक मॉडल कई बार सत्ता संबंधों और सामाजिक असमानताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देते। राजनीति का मात्र बाजार तर्क से समझने पर राज्य की नैतिक भूमिका अवहेलित हो सकती है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र परस्पर संबंध। इसके 3 पॉइंट है सामाजिक संरचना और राजनीतिक जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग, धर्म आदि राजनीतिक प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण। परिवार, विद्यालय, मीडिया जैसे संस्थान राजनीतिक दृष्टिकोण बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है समूह व्यवहार। हित समूह, सामाजिक आंदोलन, जन्मदत्त आदि समाजशास्त्रीय अवधारणाओं राजनीतिक विश्लेषण में केंद्रीय है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टि। इसके भी 2 पॉइंट है। समाजशास्त्र कभी कभी राजनीतिक शक्ति को सांस्कृतिक या सामाजिक संरचनाओं के भीतर समाहित मानता है, जिससे राजनीतिक संस्थानों का स्वतंत्र विश्लेषण कमजोर हो जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान राज्य और शक्ति का स्पष्ट रूप से केंद्र में रखता है। समाजशास्त्र की अत्यधिक संरचनावादी दृष्टि राजनीतिक एजेंसी को कम महत्व देती है। तीसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान और इतिहास। इसके परस्पर संबंध 3 प्रकार से हैं। पहला है राजनीतिक संस्थाओं का विकास। लोकतंत्र, संविधान, दल प्रणाली, नौकरशाही आदि ऐतिहासिक परिस्थितियों में विकसित हुए। दूसरा है राजनीतिक विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ। राजनीतिक दर्शन को समझाने के लिए समय विशेष की घटनाओं और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा है नीतियों और संघर्षों का विश्लेषण। युद्ध, क्रांतियों, औपनिवेशिक शासन, राष्ट्र निर्माण आदि के अध्ययन बिना राजनीति अधूरी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टि। इसके 2 पॉइंट है इतिहास में वैचारिक पक्षपात या वर्णनात्मक कभी कभी सैद्धांतिक विश्लेषण को कम कर देती है। राजनीतिक विज्ञान का सामान्यीकरण करने का प्रयास इतिहास की विशिष्टता और विविधता से टकरा सकता है। इसका चौथा पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान और न्यायशास्त्र। इसके परस्पर संबंध है 4। संविधान और शासन, राज्य की संरचना, शक्तियों का विभाजन, अधिकार, कर्तव्य आदि कानूनी ढांचे पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कानून निर्माण कब और कैसे विधायिका राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा कानून बनाती है। तीसरा पॉइंट है कानूनी राजनीतिक नियंत्रण। न्यायपालिका शासन को लोकतांत्रिक नियंत्रण में रखती है।
चौथा है मानवाधिकार। राज्य की वैधता कानूनी और राजनीतिक दोनों आयामों पर आधारित है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में न आए तो प्लीज़ PDF ले और उनको फिर से ध्यान से पढ़ें और फिर से देखें, तो शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टि। न्यायशास्त्र अक्सर कानून को तटस्थ का या औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है, जबकि राजनीति विज्ञान दिखाता है कि कानून सत्ता संबंधों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कानूनी दृष्टिकोण। कभी कभी राजनीति वास्तविकताओं, हितों, संघर्ष, असमानताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। इसका नेक्स्ट है अंतिम आलोचनात्मक निष्कर्ष। राजनीतिक विज्ञान एक बहुविषयक और अतिविषयक क्षेत्र है। इसके 4 पॉइंट है। पहला है अर्थशास्त्र से यह वितरण और नीति निर्माण समझता है। दूसरा है समाजशास्त्र से सामाजिक संरचना और जन व्यवहार। तीसरा है इतिहास से राजनीतिक संस्थाओं और विचार का विकास। चौथा है न्यायशास्त्र से राज्य व्यवस्था एवं वैधता का ढांचा। और आलोचनात्मक रूप से यद्यपि प्रत्येक विज्ञान राजनीति को अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, लेकिन अकेले किसी एक का दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। शक्ति, राज्य, आर्थिक हित, सामाजिक पहचान, ऐतिहासिक प्रक्रियाएं और कानूनी ढांचा, ये सब मिलकर राजनीतिक को एक जटिल और गतिशील अध्ययन क्षेत्र बनाते हैं। अगर आप लोगों को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से पढ़ ले खुद से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये है राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, विकासवादी, मार्क्सवादी एवं प्राकृतिक सिद्धांत का व्याख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उत्तर नीचे राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, विकासवादी, मार्क्सवादी एवं प्राकृतिक सिद्धांत का व्याख्यात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत है। इसका पहला है ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल थ्योरी। मुख्य तत्व है इसके 2 है। राज्य किसी एक कारण या घटना से नहीं बल्कि ऐतिहासिक विकास की दीर्घ प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। दूसरा है युद्ध, विजय, राजनीतिक संगठन, भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक अवस्थाएं सब मिलकर राज्य का रूप बनाते हैं। विशेषता है बहुकारकात्मक दृष्टिकोण। दूसरा है किसी विशेष संस्था या विचार को निर्णायक नहीं मानता। तीसरा है इतिहास के क्रमिक विकास में राज्य को सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम बताता है। आलोचना का एक ही पॉइंट है सामान्य एवं अत्यधिक व्यापक राज्य की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट एकल कारक नहीं बताता है। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत सोशोलॉजिकल थ्योरी। इसके मुख्य तत्व 2 है। राज्य समाज का एक अंग है। इसका अभुत्व सामाजिक संगठन की जटिलता से होता है। दूसरा है समाज की संस्थाएं, परिवार, जाति, वर्ग, बंधुवाद धीरे धीरे राजनीतिक संगठन में परिवर्तित होकर राज्य का निर्माण करती है। इसकी विशेषताएं भी 2 है। पहली है सामाजिक संरचना और संबंधों पर बल। दूसरी है राज्य को समाज का राजनीतिक रूप मानता है। आलोचना 1 है राज्य को समाज के अन्य संस्थानों से अलग पहचान नहीं दे पाता। ओके, तीसरा पॉइंट है विकासवादी सिद्धांत। मुख्य तत्व है इसके राज्य एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है जो कि चरणों से गुजरता है। पहला चरण है परिवार, दूसरा है कुलवंश, तीसरा है जनजाति, चौथा है प्रमुखता, सामुदायिक नेतृत्व और पांचवा है राज्य। इसका पॉइंट किसी करिश्माई व्यक्ति, देवीय शक्ति या सामाजिक अनुबंध का परिणाम नहीं बल्कि प्राकृतिक विकास है। विशेषताएं हैं जैविक एवं समाजशास्त्रीय विकास का मिश्रित दृष्टिकोण और दूसरी है संघर्ष, आवश्यकताएं, उत्पादन तथा सुरक्षा की जरूरतें विकास के प्रमुख कारक। आलोचना है सभी समाज इस क्रम का पालन नहीं करते, विकास के चरण समान रूप से लागू नहीं करते। और इसका चौथा पॉइंट है मार्क्सवादी सिद्धांत।
मुख्य तत्व 3 है इसके। पहला है राज्य आर्थिक संरचना या राजनीतिक अधिसंरचना है। दूसरा है राज्य वर्ग विरोधों का उत्पाद है और शासक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु उत्पन्न हुआ। तीसरा है राज्य का जन्म निजी संपत्ति एवं श्रम के शोषण के साथ हुआ। विशेषताएं भी 3 है। पहली है वर्ग संघर्ष हाँ सही है को केंद्र में रखता है। और दूसरा है राज्य को दमन का उपकरण एवं शोषण की संरचना मानता है। तीसरा है पूंजीवादी राज्य के अतत समाप्त होकर वर्गहीन समाज आने की कल्पना। आलोचना है इसकी वो 2 है। राज्य की भूमिका को अत्यधिक आर्थिक और दमनात्मक रूप में सीमित करता है। दूसरी है वर्गहीन समाज में व्यवहारिकता विवादस्त। पांचवा है इसका प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी। इसमें 2 है। मुख्यतः अरस्तुत और दूसरा है प्लेटो की धारा में। मुख्य तत्व है 2। राज्य मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य राजनीतिक प्रणाली है। सामाजिक जीवन और राज्य दोनों स्वाभाविक संस्थाएं हैं। मानव स्वभाव की राज्य निर्माण की दिशा देता है। ओके। विशेषताएं हैं नैतिक दर्शनिक आधार और दूसरी है राज्य को प्राकृतिक व नैतिक पूर्णता का रूप मानता है। आलोचना है इसकी 2। पहली है आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक आर्थिक कारकों का उपेक्षण राज्य को अत्यधिक नैतिक दर्जा प्रदान करता है। ओके। तुलनात्मक सारणी है। पहला पॉइंट है सिद्धांत, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का आधार, तीसरा है प्रमुख बल और चौथा है दृष्टिकोण की प्रकृति और लास्ट है सीमाएं। तो सिद्धांत के आगे का है ऐतिहासिक के आगे है बहुकारक इतिहास का विकास, युद्ध भौगोलिक सांस्कृतिक तत्व है, अनुभवाधारित और अगला है बहुत व्यापक निष्कर्ष स्पष्ट। अगला है समाजशास्त्रीय सामाजिक संस्थाओं का विकास। नेक्स्ट है समाज रचना संबंध, उससे भी नेक्स्ट है रचनात्मक, उससे भी है राज्य की विशिष्टता धुंधली। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है विकासवादी, इसके है कर्मिक सामाजिक विकास, अगला है कर्म संगठन सुरक्षा, अगला है वैज्ञानिक अनुभवजनक नए और अगला है सभी समाज समान विकास कर्म नहीं है। अगला पॉइंट है मार्क्सवादी, इसका अगला है आर्थिक संरचना वर्ग संघर्ष आर्थिक आधार निजी संपत्ति भौतिकवादी आर्थिक कारकों पर अत्यधिक बल और नेक्स्ट है प्राकृतिक जो लास्ट है मानव स्वभाव प्रकृति प्रवृत्ति। अगला है नैतिक दार्शनिक तत्व है, अगला है आदर्शवादी, इससे भी अगला है ऐतिहासिक यथार्थ से दूरी और संघर्ष निष्कर्ष देख लेते हैं हम। ये 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है तो ध्यान से देखें। राज्य की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत की देन नहीं है। इसके 4 पॉइंट है। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत राज्य के व्यवहारिक कर्मिक और अनुभवजनित पक्ष को रेखांकित करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज राज्य की अंतर्निहित एकता को समझाते हैं। चौथा पॉइंट है मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की आर्थिक व वर्गीय पृष्ठभूमि का विश्लेषण प्रदान करता है। और नेक्स्ट है प्राकृतिक सिद्धांत राज्य की दार्शनिक व नैतिक नींव की व्याख्या करता है। लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति को समग्र रूप से समझने के लिए इन सभी दृष्टिकोणों का तुलनात्मक एवं संयुक्त अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत नया भी आए तो एक बार खुद से पढ़ ले, क्योंकि खुद से पढ़ने का मतलब है कि एक बार मैंने बोल दिया एक बार आप बोले तो आपके बोलने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप देख लो, फिर से वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक एवं अधिनियात्मक राज्य के आधार स्वरूप एवं गुण दोष का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। उत्तर है इसका लोकतांत्रिक को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। राज्य को अधिनायकतात्मक राज्य का आधार स्वरूप तथा गुण दोष का तुलनात्मक विवेचन सरल स्पष्ट एवं परीक्षा उपयुक्त रूप में प्रस्तुत है। इसका पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक एवं अध्यात्मक राज्य तुलनात्मक विवेचना। इसका पहला है आधार मतलब बेसिस,
इसका है लोकतांत्रिक राज्य। इसके 4 पॉइंट है। उसका पहला है जनता की सार्वभौमिकता पर आधारित, सरकार की वैधता चुनावों, जन सहमति और जनमत पर निर्भर। तीसरा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मानवाधिकार जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था। चौथा है सत्ता का स्रोत, जनता और प्रशासन सत्ता के विभाजन के सिद्धांत से चलता है। दूसरा पॉइंट है इसका अधिन्यात्मक राज्य। इसके भी 4 पॉइंट है। सत्ता का आधार एक व्यक्ति, एक पार्टी या सैन्य बल। दूसरा है वैधता, सामान्यतः बल, दमन और नियंत्रण पर आधारित, सत्ता के केंद्रिक और नियंत्रण को प्राथमिकता। और चौथा पॉइंट है कानून, संविधान और संस्थाएं अधिकतर शासनकर्ता की इच्छा से अधीन। दूसरा पॉइंट है स्वरूप। उसका पहला पॉइंट है स्वरूप का पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य के भी 4 पॉइंट है। प्लीज़ ध्यान से देखें सभी वीडियो को। तो उसका पहला पॉइंट है शासन प्रतिनिधिक एवं उत्तरदायित्व। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस तथा नागरिक स्वतंत्रताओं से युक्त। तीसरा है राजनीतिक दलों की बहुलता, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन। चौथा है नीतियां, जनता की भागीदारी से निर्मित विरोध और असहमति स्वीक्रिया। इसका दूसरा है अधिन्यात्मक राज्य। उसके भी 4 पॉइंट है। चलो देखते हैं। केंद्रीयकृत सत्ता, शासन शीर्ष नेतृत्व के अधीन। दूसरा पॉइंट है चुनाव या तो होते नहीं या नियंत्रित एवं प्रतीकात्मक होते हैं। तीसरा है प्रेस, न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ी सीमाएं। चौथा है राजनीतिक विरोध, अस्वीकार्य नागरिक अधिकार सीमित। और इसका भी 3rd पॉइंट है गुण। गुण का पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक राज्य। और लोकतांत्रिक राज्य के 5 पॉइंट है। उसका पहला पॉइंट है जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन। दूसरा है मानवाधिकार एवं स्वतंत्रताओं का संरक्षण। तीसरा है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, स्थायित्व। चौथा है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कानून का शासन। पांचवा है नवाचार, बहस और सुधार की गुंजाइश। गुण का दूसरा पॉइंट है अधिन्यात्मक राज्य। इसके 4 पॉइंट है निर्णय निर्माण से तीव्रता, नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, एकजुट और अनुशासित प्रशासन। तीसरा पॉइंट है आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई। चौथा है विकास योजनाओं में लंबी अवधि का फोकस क्योंकि विरोध कम है। और इसका चौथा पॉइंट है दोष। दोष का पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य के भी 4 पॉइंट है। उसका पहला है निर्णय लेने में धीमी गति। दूसरा है अत्यधिक राजनीति, दलगत संघर्ष और मतभेद। तीसरा है बहुत्ववाद की प्रवृत्ति से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा संभव। चौथा है भ्रष्टाचार व लोकलुभावन राजनीति को जोखिम। ये नोट्स बहुत ही एकदम गहराई से बनाए गए हैं। तो इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। कोई 1-2% भी हटके नहीं आएगा, सारे इसी में से आएंगे। तो सभी ध्यान से देखें। इसका दूसरा पॉइंट है अधिन्यात्मक राज्य। इसके 4 पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार का हनन। दूसरा है सत्ता का दुरुपयोग, उत्तरदायित्वहीन शासन। तीसरा है विपक्ष और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण से सामाजिक असंतोष। चौथा है नेतृत्व परिवर्तन, अक्सर हिंसक का अस्तित्व। इसका निष्कर्ष है लोकतांत्रिक राज्य जनता आधारित, भागीदारीपूर्ण और अधिकार सम्मत प्रणाली है, जबकि अधिन्यात्मक राज्य केंद्रिक, नियंत्रणवादी और सीमित स्वतंत्रताओं पर आधारित। दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण दोष, परंतु आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक को अधिक माननीय, स्थायी और स्वीकार्य शासन व्यवस्था माना जाता है। ओके, छठा क्वेश्चन है अधिकार की अवधारणा, प्रकृति, उत्पत्ति एवं प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
उत्तर है अधिकार की अवधारणा, प्रकृति, उत्पत्ति एवं प्रकार। उसका पहला पॉइंट है अधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर स्वतंत्रता और सुरक्षा की महत्ता बढ़ती गई। इसी क्रम में अधिकार जैसी अवधारणा का उदय हुआ। अधिकार वे दावे या अपेक्षाएं हैं जिन्हें समाज, राज्य अथवा नैतिक व्यवस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिनकी पूर्ति व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यकता मानी जाती है। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं और उसे मनुष्य के रूप में पूर्ण विकसित होने की क्षमता प्रदान करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अधिकार नागरिक और राज्य के मध्य एक ऐसा संबंध निर्माण करते हैं जिसमें नागरिक कुछ स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है और राज्य उन स्वतंत्रताओं की रक्षा करने हेतु बाध्य होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों की अवधारणा नागरिकों के जीवन स्तर, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आधारशिला मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है अधिकार की प्रवृत्ति। अधिकारों की प्रवृत्ति बहुआयामी है जिसमें नैतिक, सामाजिक, विधिक और राजनीतिक आयाम। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा इन अधिकारों को वैश्विक मान्यता प्रदान की। छठा अधिकार है समूह अधिकार। ये अधिकार किसी विशेष समूह, समुदाय या वर्ग से संबंधित होते हैं जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार, आदिवासी अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, विकलांगों के अधिकार। सातवां पॉइंट है पर्यावरणीय अधिकार। आधुनिक समय में स्वस्थ पर्यावरण को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है। उदाहरण है स्वच्छ वायु का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। निष्कर्ष है इसका अधिकार मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यक्ति को आत्म विकास की क्षमता प्रदान करते हैं और समाज तथा राज्य को न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर प्रेरित करते हैं। अधिकारों की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और आधुनिक समाज में इसका दायरा काफ़ी विस्तृत हो चुका है। लोकतंत्र में अधिकार केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एवं जीवित शक्ति है जो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीने, सोचने, अभिव्यक्त करने और अवसर पाने का आधार प्रदान करती है। इसलिए अधिकारों की रक्षा, विस्तार और सम्मान किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से कर लेना। अगर पीडीएफ नहीं है तो हमारे चैनल पे या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है न्याय की अवधारणा का विवेचन करते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ न्याय की अवधारणा भी निरंतर विकसित होती रही है। न्याय मात्र एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक मूल्य है जो व्यक्तियों, समाज के, राज्य के संबंधों को संतुलित और सुव्यवस्थित बनाता है। न्याय का उद्देश्य समान अवसर, समान व्यवहार और समान अधिकार का वातावरण तैयार करना है। यह मनुष्य के जीवन के प्रत्येक आयाम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रत्येक नागरिक को देने की प्रतिज्ञा की गई है, जिससे स्पष्ट है कि न्याय भारतीय गणराज्य की आधारशिलता है। इसका पॉइंट है पहला न्याय की अवधारणा। न्याय वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच स्वतंत्रता, समानता और नैतिकता का सामंजस्य हो। प्लेटो ने न्याय को अपने अपने कार्य का पालन बताया जबकि अरस्तु ने इसे समान व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के लिए असमान व्यवहार का। आधुनिक विचारकों के अनुसार न्याय का मुख्य उद्देश्य मानव गरिमा का संरक्षण,
समान अवसर प्रदान करना और भेदभाव रहित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना। न्याय दो प्रमुख रूपों में समझा जाता है। प्रतिशोधात्मक न्याय, अपराध के लिए दंड। दूसरा है वितरणात्मक न्याय, समाज में संस्थानों और अवसरों का उचित वितरण। आज के लोकतांत्रिक राज्य में वितरणात्मक न्याय को अधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि यह नागरिकों को समान अवसर और जीवन स्तर सुनिश्चित करने का आधार मानता है। सामाजिक न्याय, अर्थ और उद्देश्य। सामाजिक न्याय का मूल्य लक्ष्य है समाज में व्यापक असमानताओं, भेदभाव और दमन को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर प्रदान करना। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म, भाषा या जन्म के आधार पर वंचित या शोषित न हो। इसका अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व है। इसके 4 पॉइंट है, ध्यान से देखना सभी। समानता और गैर भेदभाव। व्यक्ति को सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार की हीनता या श्रेष्ठता न मिले। दूसरा है मानव गरिमा का संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों का समान स्तर प्राप्त हो। तीसरा है सुरक्षा और सामाजिक अवसर। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजना तक समान पहुँचे। चौथा है ऐतिहासिक अन्याय का निवारण, जैसे भारत में जाति आधारित भेदभाव, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों समुदाय का शोषण आदि। अगला पॉइंट है भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय। भारत में यह अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय भेदभाव और धार्मिक विभाजन जैसे मुद्दे ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14-18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14(4), 16(4) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई। अगला है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों व कमजोर वर्गों की उन्नति। सामाजिक न्याय का उद्देश्य केवल समानता प्रदान करना नहीं, बल्कि समान अवसर की वास्तविक स्थिति का निर्माण करना है। अगला पॉइंट है आर्थिक न्याय, अर्थ तथा महत्व। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज की आर्थिक संस्थानों, अवसरों और लाभों का न्यायपूर्ण और समान वितरण। आर्थिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी या शोषण का शिकार न बने और सभी को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो। आर्थिक न्याय के प्रमुख तत्व हैं वेतन और आजीविका का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम वेतन, रोजगार और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, संसाधन। दूसरा है संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण, भूमि, पूंजी और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुँचे। तीसरा है गरीबी उन्मूलन, योजनाएं, सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा आदि। चौथा है आर्थिक समान अवसर, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचे। पांचवा है शोषण का उन्मूलन, मजदूरों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सुरक्षा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय की अवधारणा निहित है। इसके 4 पॉइंट है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। अगला है अनुच्छेद 39 संसाधनों का समान वितरण, समान वेतन, बच्चों को महिलाओं का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 41 रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। अगला है अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और काम की मनोवांछित शर्तें। भारत में आर्थिक न्याय का लक्ष्य है एक ऐसी समतामूलक आर्थिक संरचना का निर्माण जहां संपन्नता कुछ हाथों में केंद्रित न रहे और प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त हो। अगला पॉइंट है राजनीतिक न्याय, अर्थ और उद्देश्य। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक
को राजनीतिक समानता देने, जिसमें शासन व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार शामिल है। लोकतंत्रता में राजनीतिक न्याय का उद्देश्य है कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के राज्य की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें। अगला है राजनीतिक न्याय के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व 5 है। मतदान का समान अधिकार, सभी नागरिकों को समान मताधिकार। अगला है राजनीतिक समानता, सभी को चुनाव लड़ने, राजनीतिक दलों में शामिल होने और राजनीतिक पदों तक पहुंचने का अवसर। अगला है अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्र रूप से अपनी राज्य व्यक्त कर सके और संगठनों का निर्माण कर सके। अगला है उत्तरदायी और पारदर्शी शासन, इसमें राजनीतिक न्याय तभी संभव है जब सरकार जवाबदेही और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। अगला है राजनीतिक भागीदारी के साधनों तक समान पहुँचे, शिक्षा, सूचना, मीडिया और राजनीतिक जागरूकता तक पहुँचे। भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को पहला है समान मताधिकार, अनुच्छेद 326। अगला है अभिव्यक्ति, संगठन और आंदोलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। समान अवसर, अनुच्छेद 14 से 16 प्रदान कर राजनीतिक न्याय को मजबूत किया। निष्कर्ष है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला होते हैं। सामाजिक न्याय मानव गरिमा और समानता स्थापित करता है, आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है और राजनीतिक लोकतंत्र को जीवंत और समानमूलन बनाता है। भारतीय संविधान इन तीनों प्रकार के न्याय को संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है ताकि कोई भी नागरिक वंचित ना रहे और प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानपूर्ण, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सके। न्याय की अवधारणा केवल कानूनी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक संरचना और राजनीतिक प्रणाली की आत्मा है। इसलिए न्याय को व्यापक, समावेशी और मानवीय दृष्टिकोण से समझना अनिवार्य है, क्योंकि न्याय ही वह अवधारणा है जिस पर एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समाजमूलक समाज निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एकात्मक तथा संघीय शासन प्रणाली का तुलनात्मक विवेचन कीजिए तथा भारत किस हद तक संघीय है समझाइए। उत्तर है एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली का तुलनात्मक विवेचना है और फिर यह स्पष्ट किया गया है कि भारत किस हद तक संघीय है। एकात्मक तथा संघीय शासन प्रणाली का तुलनात्मक विवेचना। पहला पॉइंट है आधार, आधार के आगे का है एकात्मक शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। अगला है सत्ता वितरण, एक ही स्तर पर सर्वोच्चतम, आम तौर पर केंद्र में निहित। अगला है सत्ता को सत्रों में विभाजित, केंद्र और राज्य प्रांत। संविधान की प्रकृति, लचीला संविधान संशोधन सरल, कठोर संविधान संशोधन कठिन और प्राय राज्यों की सहमति आवश्यक। कानून की सर्वोच्चता, केंद्र के कानून सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च, केंद्र व राज्य दोनों संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। न्यायपालिका, सामान्यतः एकीकृत संविधान व्याख्या की समिति भूमिका। स्वतंत्रता व सर्वोच्च न्यायपालिका संघीय विवादों का समाधान करता। राज्यों की स्वायत्तता, बहुत कम प्रशासनिक इकाई केंद्र पर निर्भर है। प्राप्त राज्यों का अपना क्षेत्राधिकार और अधिकार क्षेत्र होता है। नागरिकता, एकल नागरिकता, द्वित्व नागरिकता कुछ संघीय राज्यों में जैसे अमेरिका। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध में अगला है केंद्र प्रमुख राज्यों की शक्तियां केंद्र से प्राप्त। केंद्र व राज्य दोनों संविधान से अलग अलग शक्तियां प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है भारत किस हद तक संघीय है। भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक दोनों तत्व पाए जाते हैं, अतः भारत को सामान्यतः संघीय ढांचे वाला अर्ध संघीय या अर्ध एकात्मक राज्य कहा जाता है।
इसका ए है भारत के संघीय लक्षण। पहला लक्षण है लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियां निर्धारित है। दूसरा है शक्तियों का त्रिक्षत्रीय विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका है सर्वोच्च न्यायालय संघीय विवादों का हल करता है। द्वितीय सदन, राज्यसभा राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व है। पांचवा संविधान संशोधन में राज्यों की भागीदारी। कुछ संसाधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 368। संवैधानिक स्वायत्तता। राज्य अपने विषयों में स्वतंत्र रूप से कानून बना सकते हैं। ओके, इसका बी है भारत के एकात्मक लक्षण। इसका पहला है मजबूत केंद्र। रक्षा, विदेश, संचार जैसे प्रमुख विषय केंद्र के पास। दूसरा है राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार। संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। अनुच्छेद 3 राज्य की सहमति आवश्यक नहीं। तीसरा है समवर्ती सूची में केंद्र का प्रभुत्व है। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी। अगला है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल में संघीय स्वरूप लगभग एकात्मक हो जाता है। पांचवा है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता सिर्फ एक ही है। छठा है राज्यपाल। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य की राजनीति में प्रभाव। इसका निष्कर्ष है भारत कितने संघीय है। भारत न तो पूर्णतः संघीय है और न ही एकात्मक। इसे सर्वोत्तम रूप में सहकारी संघीयता तथा समेकित संघीयता वाला राज्य कहा जा सकता है। संघीय विशेषताएं स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय व्यवस्था भारत को संघीय बनाती है। एकात्मक विशेषताएं मजबूत केंद्र, आपातकालीन प्रावधान, समवर्ती सूची में केंद्र की प्रधानता भारत को एकात्मक सुझाव देती है। भारत एक संघीय ढांचे वाला शक्तिशाली केंद्र है।